हेलो फ्रेंड्स। जैसा पिछले दो वीडियो में मैंने कुछ ग्लैंड्स के बारे में कवर कर चुका हूँ, जैसे टेस्टिस एंड ओवरी, और अब की बार जो है उसके बाद वाले वीडियो में मैंने एड्रिनल ग्लैंड कवर किया था। एड्रिनल ग्लैंड से कितने हार्मोन निकलते थे आपको मैंने बता दिया था, और ओवरी के बारे में मैंने बताया था। ओवरी से 4 हार्मोन निकलते हैं। एक हार्मोन था एस्ट्रोजन, दूसरा हार्मोन था प्रोजेस्टेरोन, और तीसरा हार्मोन था रिलैक्सिन, और चौथा था इनिबिन। तो एस्ट्रोजन को मैंने डिटेल में पढ़ा दिया था, लेकिन प्रोजेस्टेरोन के बारे में मैंने अगले वीडियो में थोड़ा कवर कर दिया था। इस वीडियो में मैं रिलैक्सिन के बारे में बता देता हूँ। रिलैक्सिन जो हार्मोन होता है, रिलैक्सिन हार्मोन जो है वो जब एक बेबी की डिलीवरी होने वाली रहती है तो टोटल 9 महीने बाद, यानी जेस्टेशन पीरियड कंप्लीट होने के बाद ये निकलता है रिलैक्सिन हार्मोन ओवरी से, और निकल के जाता है ये अपने यूटेरस के पास। यूटेरस में कहां पर? सर्विक्स के पास, और सर्विक्स को रिलैक्स करता है। सर्विक्स एंड वजाइना ये दोनों बर्थ कैनाल होते हैं। जब ये रिलैक्स हो जाएंगी तो रिलैक्स होने के बाद बेबी आराम से पुश होकर बाहर निकलने की कोशिश करेगा। और सर्वाइकल फ्लूइड होता है, वो फ्लूइड बहुत थिक होता है। वो थिक फ्लूइड जो है वो थिन फ्लूइड में कन्वर्ट हो जाएगा, और वहां से जब लिक्विड बाहर आने लगता है तो एक माँ को मालूम पड़ जाता है कि यस, डिलीवरी होने वाली है। फिर बात करते हैं रिलैक्सिन हार्मोन और किस चीज को रिलैक्स करता है। तो अगर हम बात करें पेल्विक गर्डल वाला जो बोन है, तो पेल्विक गर्डल के जो बोन्स है उनके बीच में यहाँ पर पेल्विक सिम्फाइसिस नाम का एक लिगामेंट होता है और जॉइंट होता है, वो थोड़ा सा स्ट्रेच होता है। तो कुछ बोन्स और भी जो कुछ जॉइंट्स हैं वो भी रिलैक्स करते हैं। तो रिलैक्सिन हार्मोन की वजह से क्या क्या हुआ? रिलैक्सिन हार्मोन की वजह से सर्वाइकल फ्लूइड रिलैक्स हुई, यानी सर्विक्स रिलैक्स हुआ, एंड जॉइंट्स रिलैक्स हुए, जिसकी वजह से बेबी जो है पुश होकर बाहर निकल जाएगा। चलो, वो तो पिछले वीडियो का जो छूट गया तो मैंने कवर कर दिया, लेकिन अब जरा ध्यान सुनो। अब हमारा जो टॉपिक चालू होने वाला है ये, इसका नाम क्या है? पेनक्रियास। तो कई लोग जानते रहेंगे ये पेनक्रियास है। ओके, तो हम लोग टॉपिक चालू कर रहे हैं पेनक्रियास। ओके, यहां पर दिखा देता हूं पेनक्रियास का पोजीशन कहां पर होता है। तो ध्यान से सुनो, देखो इधर स्टमक के जस्ट नीचे इधर, और इंटेस्टाइन के ऊपर, यहां पर भी सेम से जगह पे ये पेनक्रियास है, यही वाला ये पेनक्रियास है। ठीक, अब पेनक्रियास को हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। पेनक्रियास को पढ़ने के लिए ये रहा हमारा पेनक्रियास। ओके, ये जो पेनक्रियास है, अगर हम बात करें तो पेनक्रियास का जो स्ट्रक्चर है, इसमें आप देख रहे हो एक डक्ट गई हुई है, और इस डक्ट का नाम है पेनक्रियाटिक डक्ट। पेनक्रियाटिक डक्ट बाइल डक्ट से कनेक्ट होकर बन जाती है हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट। हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट। अब जरा ध्यान सुनो, पेनक्रियास का अगर मैं हिस्सा कट करूं तो हिस्सा कट करने के बाद में यहां पर देखो ये पेनक्रियाटिक डक्ट है। पेनक्रियाटिक डक्ट जो है ये देखो, यहां पर कुछ प्रकार की सेल्स हैं, उनको हम लोग कहेंगे एसिनर सेल्स, या फिर इसको हम लोग कहेंगे एसिनर ग्लैंड, उससे कनेक्टेड है। तो जो पेनक्रियाटिक डक्ट जो है वो अल्टीमेटली कनेक्टेड है एसिनर ग्लैंड। और आपको दिखाई दे रहा होगा कि इस पूरे पार्ट में एसिनर ग्लैंड बहुत ज्यादा है। एसिनर ग्लैंड के अंदर जो सेल्स होती है उनको हम लोग कहेंगे एसिनर सेल्स। अच्छा, ये जो एसिनर ग्लैंड, आप खुद देख के बताओ, इसके पास पाइप है कि नहीं है? जिस भी ग्लैंड के पास पाइप होता है उसको हम लोग कौन सा ग्लैंड कहते हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड। और जिस ग्लैंड के पास पाइप नहीं होता उसको हम लोग कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। फिर आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा कि ये जो एसिनर ग्लैंड है, ये एसिनर ग्लैंड के बीच बीच में यहां पर देखो, यहां पर कुछ टुकड़ा बना हुआ है। ठीक, ये जो टुकड़ा है, इस टुकड़े को देखने पे ऐसा लग रहा है कि ये एसिनर ग्लैंड का पूरा एक ओशियन है, और उस ओशियन में एक छोटा सा एक आइलैंड है, और ये जो दिखाई दे रहा है हिस्सा, ये भी एक ग्लैंड है, और इसके पास खुद की पाइप नहीं है। जिसके पास खुद की पाइप नहीं होती है वो अपना सिक्रीशन कहां करता है? आप बताओ मुझे। वो अपना सिक्रीशन करता है इसमें, क्या नाम, ब्लड वेसल्स में। अच्छा, तो ये ब्लड वेसल्स के अंदर सिक्रीशन आ जाएगा इसका मतलब यह है कि ये वाला जो पार्ट है, ये जो ग्लैंड है, ये ग्लैंड क्या है? ये ग्लैंड एंडोक्राइन ग्लैंड है। कौन सी ग्लैंड है? एंडोक्राइन ग्लैंड। तो ये पहला वाला मैंने बताया एसिनर ग्लैंड है। एसिनर ग्लैंड कौन सा ग्लैंड है?
तो एसिनर ग्लैंड एक्सोक्राइन ग्लैंड है। और ये जो आइलेट ऑफ लैंगरहांस, ये जो आइलैंड की तरह दिख रहा है इधर, तो उसको हम लोग बोलेंगे आइलेट ऑफ लैंगरहांस। ये आइलेट ऑफ लैंगरहांस जो है ये हो गया एंडोक्राइन ग्लैंड। तो पेनक्रियाज एक्सोक्राइन ग्लैंड है कि एंडोक्राइन ग्लैंड है? पेनक्रियाज दोनों है, पेनक्रियाज दोनों है, इसका मतलब है ये मिक्सोक्राइन ग्लैंड है। इसको हम लोग क्या लिखेंगे? पेनक्रियाज इज अ मिक्सोक्राइन ग्लैंड और हेटेरोक्राइन ग्लैंड। ओके, इट इज अ मिक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक, और हेटेरोक्राइन ग्लैंड, हेटेरोक्राइन ग्लैंड। अगर यहां तक कवर हो गया तो ठीक है। मिक्सोक्राइन ग्लैंड एंड हेटेरोक्राइन ग्लैंड दोनों एक ही नाम है। अब जरा सुनो, ये जो ये जो एसिनर ग्लैंड है, एसिनर ग्लैंड के पास जिसके पास डक्ट है वो पेनक्रियाटिक जूस निकालती है। तो ये पेनक्रियाटिक जूस यहां पर जाता है, पेनक्रियाटिक जूस निकल के इंटेस्टाइन में जाएगा और इंटेस्टाइन में खाने को डाइजेस्ट करेगा। क्या यहां तक बात क्लियर है? तो ये एसिनर ग्लैंड का फंक्शन है। हमको लेकिन एसिनर ग्लैंड का फंक्शन पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि ये हम लोग पढ़ रहे हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स में तो ये वाला हिस्सा आएगा ना, ये वाले हिस्से में ये जो आइलेट ऑफ लैंगरहांस है, इन आइलेट ऑफ लैंगरहांस में अगर हम बात करें तो आपको दिखाई दे रहा होगा कुछ अलग अलग प्रकार का सेल्स, बराबर। तो यहां पर अलग अलग कलर के सेल्स दिख रहे हैं। तो इसमें से एक सेल जो है पर्पल कलर का जो सेल दिख रहा है उसको हम लोग कहेंगे बीटा सेल्स। बीटा सेल्स, बीटा सेल्स सबसे ज्यादा है, दिखाई दे रहा है। फिर उसके बाद में कुछ जो है ग्रीन कलर के सेल्स दिखाई दे रहे हैं जो बीच में आने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसको हम लोग मान लेंगे, एक मिनट रुक जाओ, सॉरी, ये वाले जो सेल्स हैं, ये वाले, ये बहुत कम दिखाई दे रहे हैं, और जो ग्रीन कलर के सेल्स दिखाई दे ज्यादा दिख रहे हैं। तो ये जो ग्रीन कलर वाले ज्यादा सेल्स हैं इसको हम लोग मानेंगे अल्फा सेल, ठीक। फिर उसके बाद में जो ये वाले सेल हैं कम हैं उनको हम लोग कहेंगे डेल्टा सेल। अच्छा, यहां पर एक और सेल बनाना चाहिए था, इनको एक और सेल होना चाहिए था यहां पर, उसका नाम है पीपी सेल। तो ये तो डेल्टा सेल हो गया, डेल्टा सेल के बाद में आता है पीपी सेल और उसका दूसरा नाम होता है एफ सेल। लेकिन अगर नहीं लिखा है तो एक काम करते हैं, हम लोग आइलेट ऑफ लैंगरहांस लिखते हैं, और इस आइलेट ऑफ लैंगरहांस के को लिखने के लिए मैं यहाँ पर एक पेज ले लिया। तो यहाँ पर मैं लिखने चालू किया आइलेट ऑफ लैंगरहांस। सपोज करते हैं मैंने यहाँ पे लिखा आइलेट ऑफ लैंगरहांस, आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस। तो ये जो आइलेट ऑफ लैंगरहांस है, ये आइलेट ऑफ लैंगरहांस के अंदर कितने प्रकार के सेल मैं बता रहा हूं, बताओ। अल्फा सेल, दूसरा क्या बीटा सेल, और तीसरा क्या, तीसरा है डेल्टा सेल। ओके, तो यहां पर मैं ऐसे लिखता हूं डेल्टा सेल, और चौथा जो है अपना पीपी सेल है। ओके, हम लोग पी सेल भी कह देंगे, पीपी सेल बोलेंगे, या फिर एफ सेल भी कहते हैं। क्या यहां तक क्लियर हो? ठीक। अब अगर आपसे कोई पूछे सर कौन सा सेल कौन सा हार्मोन निकालता है, तो जरा ध्यान सुनो, ये जो अल्फा सेल है ये कौन सा हार्मोन निकालता है? तो ये निकालता है ग्लूकागॉन, ग्लूकागॉन। अगर आपसे कोई पूछ ले बीटा सेल क्या निकालता है, तो बीटा सेल निकालता है इंसुलिन, ठीक। अगर आपसे कोई पूछ ले व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डेल्टा सेल, इट सिक्रीट्स सोमैटोस्टैटिन। सोमैटोस्टैटिन जब भी आप पढ़ते हो वो आपको क्या लगता है कि कहाँ पे अगर पढ़ोगे, जैसे आप हाइपोथैलेमस में पढ़ोगे तो वहां पर भी सोमैटोस्टैटिन आएगा, और सोमैटोस्टैटिन हमेशा कुछ ना कुछ इनहिबिट करने के लिए आएगा, बराबर। तो यहां पर भी इनहिबिट करेगा कुछ, देखेंगे अभी हम लोग। पीपी सेल जो हार्मोन निकालेगी उसका नाम भी है पीपी हार्मोन, ठीक। यहां तक क्लियर हो गया? अब जरा देखो, इन सब का फंक्शन जानना है। अच्छा, फंक्शन जानने से पहले बुक में कुछ बातें दी हैं, थोड़ा सा डेटा दिया गया है। क्या डेटा दिया गया है? एनसीईआरटी में तो नहीं दिया गया है, लेकिन महाराष्ट्र बोर्ड में थोड़ा सा डेटा दिया गया है। यहां पर बोला गया है कि ये जो है परसेंटेज कितने परसेंट है, तो 20% है, ठीक। तो 20% का सेल है, और बीटा सेल जो है ये टोटल 70% है। तो 70% सेल है तो 70% हार्मोन भी निकालेंगे, और ये 20% हार्मोन भी निकालेंगे। बाकी 5% ये वाला हार्मोन आएगा और 5% ये वाला हार्मोन आएगा, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया? फिर अब जरा ध्यान सुनो, अगर आपसे कोई पूछ ले व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ग्लूकागॉन,
तो ग्लूकागॉन का फंक्शन मैं पहले नहीं बता के मैं बताऊंगा इंसुलिन का फंक्शन। ठीक, इंसुलिन का जो फंक्शन है, इंसुलिन का काम ये होता है कि अगर आपके बॉडी में जो ब्लड है उसमें ब्लड में ग्लूकोज बढ़ जाए, और ग्लूकोज जब बढ़ जाता है तो हाइपरग्लाइसीमिया होने का चांसेस होता है। तो हमारा जो इंसुलिन है वो इंसुलिन ग्लूकोज को मैनेज करता है कि ब्लड में जो है ग्लूकोज का लेवल डाउन हो जाए कैसे भी करके। ठीक है, उसके लिए क्या क्या हाथ पैर मारता है ये इंसुलिन, ये मैं आपको बताने वाला हूं। तो मैं आपको जैसे सपोज करते हैं कितना ग्लूकोज हमारी बॉडी में होना चाहिए वो मैं पहले बता दूं। सपोज करते हैं 100 ml ब्लड है, 100 ml, हाँ ये तो 10 ml लग रहा है, लेकिन मैं बोल रहा हूं 100 ml ब्लड है हमारे पास। तो 100 ml ब्लड के अंदर मैं एक पेज ऐड कर देता हूं और यस, तो मैं यहां पर कह रहा हूं, ये सपोज करते हैं ये हमारे पास 100 ml ऑफ ब्लड है। ठीक, 100 ml ऑफ ब्लड, तो 100 ml ऑफ ब्लड के अंदर कितना ग्लूकोज होना चाहिए? तो ग्लूकोज होना चाहिए मिनिमम होना चाहिए 60 मिलीग्राम। 60 मिलीग्राम मिनिमम बता रहा हूं, 60 मिलीग्राम तक जाते जाते क्या बोलते हैं लोगों को चक्कर भी आ जाता है। तो मैं कह रहा हूं 60 to 70 मिलीग्राम होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। फिर उसके ऊपर कहां तक जा सकता है ये ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल माना जाएगा, तो 120 मिलीग्राम तक पहुंच जाएगा तो भी नॉर्मल माना जाएगा। तो 60 से लेके 120 मिलीग्राम तक ग्लूकोज 100 ml ब्लड के अंदर आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, और उसी में चेक किया जाता है। लेकिन अगर ब्लड में ग्लूकोज का लेवल, एक मिनट, हाँ यहाँ पे ग्लूकोज लिख देता हूं नहीं तो आप सोचो कि ब्लड है ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का जो लेवल है 120 से अगर ऊपर चले गया तो उसको हम लोग बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। यहाँ पर ग्लाइसीमिया का मतलब होता है ग्लूकोज, ओके, हाइपर का मतलब बढ़ गया, और यहां पर अगर घट जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। हालांकि हाइपोग्लाइसीमिया जो है अगर वो किसी को हो जाएगा तो उसका मतलब चक्कर खा के वो गिर जाएगा, मरने का नौबत आ जाएगा। क्योंकि हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो किडनी है लगातार चलता है, और फेफड़ा भी लगातार चलता है यानी लंग्स, और अगर हम बात करें हार्ट वो भी लगातार चलता है। और इन लोगों को चलने के लिए मिनिमम 60 मिलीग्राम तो ग्लूकोज चाहिए ब्लड में, 100 ml ब्लड में। अच्छा, अगर उससे कम हो जाए तो फिर ये लोग चलना बंद कर देंगे। ब्रेन अगर डेड हो गया तो समझ लो फिर आप तो गए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हाइपोग्लाइसीमिया, और हाइपोग्लाइसीमिया के बाद में मरना तय हो जाता है। ठीक है, और ये वाला कौन सा है, ये हाइपरग्लाइसीमिया है। तो हाइपरग्लाइसीमिया में ब्लड का ग्लूकोज बहुत बढ़ गया। तो ब्लड का ग्लूकोज बढ़ने से तो हमको चक्कर नहीं आएगा, लेकिन ध्यान सुनो, बहुत ज्यादा अगर ब्लड में ग्लूकोज आ गया है तो उसको सबसे पहले इंसुलिन मैनेज करने की कोशिश करेगा। ठीक, कैसे वो मैनेज करता है यही मैं बताने जा रहा हूं। और हाँ, इसके बारे में बताऊंगा कि अगर ये कम होने लगता है तो कौन आता है, तो ग्लूकागॉन आएगा, वो भी बताऊंगा मैं। लेकिन जब ये बढ़ने लगता है तो इंसुलिन आता है। तो अगर ये इंसुलिन आता है तो इसको डाउन करने की कोशिश करता है। तो इंसुलिन को हम लोग कह सकते हैं हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन, क्योंकि ये इंसुलिन ग्लूकोज का लेवल डाउन करने की कोशिश करता है। तो इंसुलिन आके इंसुलिन का दूसरा नाम पड़ता है हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन। अब कहानी में बताता हूं। जैसे सपोज करते हैं आप जो है दाल चावल खाए रात को, फिर खा के सो गए। सोने के बाद फिर क्या हुआ, देखो, सोने के बाद ये हुआ कि जो आपके बॉडी में जो ग्लूकोज है वो ग्लूकोज बढ़ते जा रहा है। ब्लड में बहुत ज़्यादा ग्लूकोज बढ़ गया। ब्लड में आपका ग्लूकोज जो है 60 था, मतलब मान लेते पहले क्या बोलते, खाना खाने के पहले 60, फिर 70, फिर 80, फिर 90, फिर उसके बाद 120 टच हो गया। इसके ऊपर चलेगा तो हाइपरग्लाइसीमिया। तो सपोज करते हैं 120 या 125 के आसपास चले गए, तो इसका मतलब हाइपरग्लाइसीमिया होने वाला है। तुरंत इंसुलिन निकलेगा। तुरंत कहां से इंसुलिन निकलेगा? इंसुलिन निकलेगा पैनक्रियाज से। पैनक्रियाज की जो बीटा सेल्स हैं वहां से इंसुलिन निकलेगा, और वहां से निकल के खून में फटाफट आएगा और सारे सेल्स के दरवाजे खटखटाएगा। और सारे सेल को कहेगा ग्लूकोज का लेवल बहुत बढ़ गया है। तो ग्लूकोज को क्या करो, ग्लूकोज को अपने अंदर एंट्री लो। तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल जो बढ़ गया है उसको दिलवाएगा एंट्री। कहां पर एंट्री दिलवाएगा? तो सारे सेल्स के अंदर। सारे सेल्स अगर ग्लूकोज को एंट्री दे देंगे तो एंट्री लेने के बाद में जो ग्लूकोज का लेवल है ब्लड में वो डाउन हो जाएगा। ठीक, लेकिन आप तो रात में खाना खाए हो ना, तो रात में आपके सेल्स जो है ना रिजेक्ट कर देंगे। सेल्स क्यों रिजेक्ट कर देंगे? बहुत सारे सेल्स। अगर ये दिन में होता तो मैं मान भी लेता, लेकिन अगर मान लेते रात में आपने खाना खाया तो रात में फिर क्या होगा? रात में सारे सेल्स रिजेक्ट करने लगेंगे इसको, और रिजेक्ट जब करेंगे
तो ये सारे सेल्स रिजेक्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि बोलेंगे कि भाई हम लोग तो सो रहे हैं, मतलब ये पूरे बॉडी सो रहा है, तो ये सेल्स को इतना ज्यादा ग्लूकोज नहीं चाहिए, तो हम लोग को अभी ज्यादा ग्लूकोज मत दो। तो बहुत सारे सेल्स रिजेक्ट कर देंगे। फिर अब ये 3 जगह पे जाएगा, तीनों जगह का नाम आपको याद रखना है। इंसुलिन फटाफट कहां कहां जब दौड़ दौड़ के जाएगा, सबसे पहले जाएगा लीवर के पास, और लीवर से तुरंत जाके कहेगा देखो भैया बहुत सारे सेल ने क्या कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है मुझे, ग्लूकोज को एंट्री दे ही नहीं रहा है, कोई ग्लूकोज को एंट्री नहीं दे रहा है। लेकिन सुबह ये लोग मेरे को मालूम है, लोग बहुत मांगेंगे ग्लूकोज, क्योंकि जब ये आदमी उठेगा तो उसके बाद में ये फिर आपको ये ग्लूकोज की उनको ग्लूकोज की जरूरत पड़ेगी। देखो ये आदमी जो है रात को खाना खाया, फिर सो गया, बराबर, सोने के बाद ग्लूकोज का लेवल बढ़ रहा है, बढ़ने के बाद में इंसुलिन आया, इंसुलिन क्या किया, इंसुलिन अलग अलग सेल के पास गया, लेकिन सारे सेल ने उसको रिजेक्ट कर दिया। क्या ये बात क्लियर हुआ? फिर उसके बाद मैंने बताया कि इंसुलिन अब जाएगा दौड़ के किसके पास, तो लीवर के पास। जब वो लीवर के पास जाएगा तो लीवर सेल से ये सारी उम्मीद लगा के बैठा हुआ है कि अगर इन सब ने रिजेक्ट कर दिया है, हे भैया लीवर आप क्या करो, आप जितने भी मतलब आपके पास जो सेल्स हैं उन सेल को बोलो अपना दरवाजा खोले। वो सेल्स जब अपना दरवाजा खोलेंगे, वो सेल्स दरवाजा खोलेंगे तो ग्लूकोज को एंट्री मिलेगा। क्या ये बात क्लियर हुआ? फिर जाएगा मसल के पास, मसल के पास जाएगा तो मसल से भी यही बातें बताएगा सारी चीजें, तो मसल भी जो है अपना गेट खोल देगा। फिर जाएगा फैट सेल के पास, फैट सेल बोलेगा भाई मेरे पास तो ग्लूकोज का कोई लेना देना नहीं है, मैं क्या करूंगा ग्लूकोज का। तो फैट सेल क्या करेगा मालूम है? फैट सेल कहेगा एक काम करो, तुम दे दो मुझे ग्लूकोज, लेकिन मैं तुम्हारे ग्लूकोज को एज अ ग्लूकोज वाला कोई प्रोडक्ट बना के नहीं रखूंगा, मैं कार्बोहाइड्रेट फॉर्म में नहीं रखूंगा, मैं इस ग्लूकोज को फैटी एसिड बना दूंगा, या फिर मैं इसको फैट बना दूंगा, फैट बना के फिर अपने पास रख लूंगा। तो इंसुलिन के पास कोई चॉइस नहीं, बोला ठीक है कर लो, नहीं तो इस आदमी को डायबिटीज हो जाएगा, एक काम करो आप ओबेसिटी बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं मुझे, यानी मोटापा बढ़ जाएगा। यानी 3 जगहों पर गया इंसुलिन। पहला कहां गया? पहला गया लीवर के पास, दोबारा कहां गया? मसल सेल के पास, दोबारा कहां गया? अपने फैट सेल्स के पास। हमारे पास फैट सेल्स भी होती है, यस, फैट सिर्फ फैट नहीं होता है, सेल के अंदर फैट स्टोर होता है। तो मैं ये कह रहा हूं फैट अब जरा देखो, जैसे फैट सेल के पास या फिर अल्फा ये लीवर सेल के पास गया, तो सपोज करते हैं इंसुलिन आया लीवर सेल के पास, ठीक, अपना जो लीवर है, लीवर में यहां पर एक सेल हिपैटोसाइट सपोज करते हैं, ठीक, यहां पर यहां पर क्या हुआ, खून की पाइप गई हुई है, ठीक है, सपोज करते हैं खून की पाइप है। तो ये जो खून की पाइप है, यहां पर जो ग्लूकोज आया बहुत सारा ग्लूकोज आया, ठीक। अब क्या हुआ, यहां पर फटाक से इंसुलिन अंदर आया, इधर इंसुलिन आया, इसके रिसेप्टर से बोला दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोला गया। दरवाजा जब खोला गया तो ग्लूकोज एंट्री करना चालू किए, बहुत समझा के दरवाजा खुलाया गया था। तो ये ग्लूकोज एंट्री करना चालू किया, एक ग्लूकोज एंट्री किया, दूसरा ग्लूकोज एंट्री किया, अरे बोले अरे बस 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 हो गया, बहुत ग्लूकोज हो गया। तो इंसुलिन कहता है अरे भैया कोने में तो जगह है, एक काम करो ब्रांच बना दो ग्लूकोज का, ब्रांच बना दिया ग्लूकोज का इधर। तो यहां पर जो ग्लूकोज के जो लीवर के सेल्स हैं, उन सेल के अंदर क्या किया गया, उनके अंदर ग्लूकोज का ब्रांच बनाया गया। जब ग्लूकोज का ब्रांच बनाया गया तो ग्लूकोज का ब्रांच बनाने के बाद में क्या बोलते हैं, ग्लूकोज उसके अंदर एज अ ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर हो गए। क्योंकि हम लोग एनिमल स्टार्च बोलते हैं इसको, जैसे स्टार्च में जैसे ढेर सारे ग्लूकोज ऐड रहते हैं, ब्रांचेस ऑफ ग्लूकोज को हम लोग स्टार्च बोलते हैं प्लांट सेल में, वैसे ही ब्रांचेस ऑफ ग्लूकोज अगर एनिमल सेल के अंदर है तो उसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोजन। तो इस लीवर सेल के अंदर जो चीज स्टोर हुई वो हुई ग्लाइकोजन। यहां पर क्या स्टोर हुई, ग्लाइकोजन इन द फॉर्म, अच्छा ग्लूकोज इज स्टोर इन द लिवर इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। तो यही चीज सेम चीज कहां पर होएगा, मसल सेल के पास। तो सपोज करते हैं मैं मसल सेल बनाया, सो दिस इज मसल सेल। मसल सेल के पास भी यही सारा कांड होगा, यहाँ पर ग्लूकोज जो है ब्रांचेस के फॉर्म में आके इकट्ठा हो जाएंगे, तो क्या बन जाएंगे, ग्लाइकोजन बनेंगे, ठीक, समझ में आए, ब्रांचेस के फॉर्म में जब होंगे तो ग्लाइकोजन बनेंगे, यहां तक समझ में आ गया। अगर यही तो यहां पर ग्लाइकोजन हो गया, ठीक। और अगर यही फैट सेल के पास गया, सपोज करते हैं फैट सेल, तो फैट सेल के पास जब जाएंगे तो फैट सेल ग्लूकोज को एंट्री देगा, लेकिन इस ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देगा फैटी एसिड में। किसमें कन्वर्ट कर देगा, फैटी एसिड एंड लिपिड में। ओके, तो इंसुलिन जो है 3 जगहों पर ग्लूकोज को स्टोर करने चले गया। कहां कहां पे, सबसे पहले कहां पर, लीवर में, दोबारा कहां पर, मसल सेल में, तिबारा कहां पर, फैट सेल के पास। क्योंकि बहुत सारे सेल ने रिजेक्ट कर दिया, अपने स्किन सेल ने रिजेक्ट कर दिया। हाँ ये बात है कि सुबह जब ये लोग उठेंगे या ये आदमी उठेगा जब, तो इंसुलिन क्या करेगा, इंसुलिन जाएगा इन सबके पास, फिर से बोलेगा, मतलब वो सारी सेल्स फिर से मांगेंगे ग्लूकोज खत्म हो गया यार, ग्लूकोज की कहाँ, मतलब ग्लूकोज चाहिए। तो इंसुलिन आगे चढ़ाएगा, बोलेगा रात को मैं तो आया था तुम्हारे पास, दे रहा था मैं आपको, लेकिन आप लिए नहीं, बराबर। तो
अब जो है ग्लूकोज अब मेरे पास बचे ही नहीं, तो मैं कहाँ से दूं? लेकिन दरवाजा खोलने के लिए तो वही जाएगा, दरवाजा खोलेगा ग्लूकोज के लिए, और ये उम्मीद लगा के रखेगा कि दरवाजा ये लोग खोलेंगे सारे सेल्स और ये ग्लूकोज की एंट्री दिलवाएगा। बात समझ में? सुबह भी यही जाएगा, इंसुलिन ही जाएगा, दरवाजा खुलवाएगा। लेकिन जब ग्लूकोज ही खत्म है तो फिर कहां से? देखो, रात में सारी जो घटना घटी उसके वजह से ब्लड में ग्लूकोज का लेवल जो हाइपर हो रहा था वो कम हो गया, तो जो हाइपरग्लाइसीमिया थी होने वाली थी वो रुक गई, यानी डायबिटीज से बच गए हम लोग। ये बात समझ में आया? ये कौन बचाया हमको? इंसुलिन ने बचाया। इंसुलिन ने बहुत अच्छा काम किया। इंसुलिन इज अ गुड ग्लूकोज मैनेजर। अब हम उठ गए, या फिर वो जो सोया हुआ आदमी उठ गया। अब उठने के बाद वो कह रहा है, मतलब अब वो काम पे जा रहा है, अलग अलग काम कर रहा है, तो हर एक सेल को फिर से क्या चाहिए? हर एक सेल को क्या चाहिए? खाना चाहिए फिर से, यानी ग्लूकोज चाहिए फिर से। तो हर सेल फिर से क्या क्या कर रही है? हमको ग्लूकोज चाहिए, ग्लूकोज चाहिए। तो फिर अब वो ग्लूकोज लेने के लिए मतलब ग्लूकोज देने के लिए अब कोई है ही नहीं, तो फिर क्या होगा? ये इंसुलिन जाके उनको कहेगा, रात को जब मैं आपको दे रहा था लिए नहीं, तो एक काम करो आप, मेरा एक भाई है उसका नाम है ग्लूकागॉन, मैं उसको बोलता हूं वो आपको ग्लूकोज छुड़वा के लाके देगा। तो सारी सेल्स बोलेंगे छुड़वा के लाके देगा? कहां पे स्टोर है? स्टोर है 3 जगह पे। कहां कहां स्टोर है? लीवर सेल के पास स्टोर है, मसल सेल के पास स्टोर है, और फैट सेल के पास स्टोर है। सबसे पहले कहां जाएगा ग्लूकागॉन? अब देखो, अब बारी आती है ग्लूकागॉन की। अब सुनो, जैसे सपोज करते हैं जब बहुत सारे सेल्स काम करना चालू कर देंगे दिन में, तो जो 125 के ऊपर चले गया था ग्लूकोज का लेवल, वो डाउन होते जा रहा है, डाउन होते जा रहा है, ठीक है। अब वहां से हमारी बॉडी में से, पैनक्रियाज में से जो डेल्टा सेल है, वो डेल्टा सेल सॉरी वो जो अल्फा सेल है, अल्फा सेल अब प्रोड्यूस करना चालू कर देंगी ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन जो है, ग्लूकागॉन जाएगा उन सारे सेल के पास जहां जहां पर ग्लूकोज को इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन एंड फैटी एसिड करके, मतलब एज अ फैटी एसिड स्टोर किया गया है, उन सारे सेल के पास जाएगा। और उन सारे सेल से कहेगा, भैया रात में आपके पास कोई आया था क्या? आपके पास कोई ग्लूकोज स्टोर किया है क्या? तो जो ये क्या नाम लीवर सेल है, लीवर सेल कहेगा, हाँ रात में तो आया था कोई, क्या हुआ बोलो? इंसुलिन आया था। तो लीवर सेल से बात कर रहा है ग्लूकागॉन, तो कहता है अभी जो ग्लूकोज आपके पास ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर है, एक काम करो उसको तोड़ दो। तो लीवर सेल जो है तोड़ के देना चालू करेगा, यानी ग्लाइकोजिनोलाइसिस हो रहा है, यानी ग्लाइकोजन जो टूट रहा है तो उसको बोलेंगे ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजिनोलाइसिस में ग्लूकोज टूट के फिर ब्लड में आ जाएंगे, फिर से ब्लड का ग्लूकोज का लेवल बढ़ना चालू। जब फिर से ब्लड का ग्लूकोज लेवल बढ़ना चालू हो जाता है, तो ये अब मुझे बताओ ग्लूकागॉन क्या कर रहा है? ग्लूकागॉन ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ा रहा है। तो ऐसे हार्मोन को हम लोग बोलते हैं हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन, क्योंकि ये ग्लूकोज का लेवल बढ़ा रहा है ना। अच्छा, अगर वहां से नहीं पूरा होगा तो फिर जाएगा मसल सेल के पास। मसल सेल को कहेगा, भैया देखो अगर आप ज्यादा काम नहीं कर रहे हो तो एक काम करो, थोड़ा सा ग्लूकोज दे दो, बहुत सारी सेल्स और भी मांग रही हैं। तो मसल सेल से भी छुड़वा के लेके आएगा। मसल सेल कहेगा, यार मैं खुद ही वर्कआउट कर रहा हूं, अगर मैं खुद ही वर्कआउट कर रहा हूं तो मैं पहले स्टोर जो भी ग्लाइकोजन है उसको तोड़ तोड़ के ग्लूकोज बना के मैं खुद यूज करूंगा, तुमको क्यों दूं? तो ये भी बात सही है कि मसल सेल पहले नहीं देंगी, पहले लीवर सेल देगा, फिर उसके बाद मसल सेल देगा, ठीक है, उसके यूज के ऊपर है ना। फिर मसल सेल कहेगा एक तीसरा भी तो है यार, उसको भी ग्लूकोज दिया गया, वहां पर जाओ। कहां पर दिया गया है? फैट सेल को दिया गया है। फैट सेल फैटी एसिड के फॉर्म में स्टोर करके रखा है ग्लूकोज को, तो वहां फैटी एसिड लिपोलाइसिस किया जाएगा, यानी लिपिड को तोड़ा जाएगा। लेकिन ये बहुत एक्सट्रीम शर्त है, क्योंकि फैट जो है जल्दी से ग्लूकोज को देते नहीं है वापस, मतलब करते नहीं है। वो जो लिपिड के फॉर्म में ग्लूकोज स्टोर हो गया है वो वापस कन्वर्ट नहीं होने के नाम लेते हैं। इसलिए देखोगे कि इंसान जो है मोटा होता जाता है, जैसे मैं हो गया हूं। तो फैट सेल्स जल्दी घटते नहीं है। अब फैट सेल जो है, मान लेते हैं अगर मैं बहुत एक्सरसाइज करना चालू कर दिया तो ग्लूकागॉन जाएगा, भैया देखो अभी क्या है फैट सेल, ये आदमी बहुत काम कर रहा है, तो आपको ग्लूकोज देना ही पड़ेगा। तो ग्लूकोज देना चालू करेंगे, फैट सेल्स ग्लूकोज देना चालू करेंगे, लेकिन उनको तोड़ना पड़ेगा। तो वहां पर जब तोड़ा जाएगा ग्लूकोज को, उसको हम लोग बोलेंगे लाइपोलाइसिस, ठीक है। तो ग्लूकागॉन ने क्या किया? ग्लूकागॉन ने ग्लाइकोजिनोलाइसिस करवाया और लाइपोलाइसिस करवाया। यहां तक क्लियर है? और तो और ग्लूकागॉन इतना हद तक गुजर सकता है, जैसे सपोज करते हैं ग्लूकोज का लेवल, अब हम क्या उपवास रख लिए, उपवास रखने के बाद खाना ही नहीं खा रहे, अगर खाना ही नहीं खा रहे ना, तो ग्लाइकोजन क्या करेगा, सॉरी ग्लूकागॉन क्या करेगा, प्रोटीन्स के पास जाएगा, जहां जहां पे प्रोटीन हमारी है उन प्रोटीन को कहेगा, भैया एक काम करो, ये आदमी मरने वाला है,
एक काम करो, ये इसको एनर्जी मिल ही नहीं रही तो आप टूट जाओ, आप हमारे लिए टूट जाओ, ग्लूकोज बन के आ जाओ आप, तो वहां पर प्रोटीनोलाइसिस होगा, प्रोटीनोलाइसिस होके ग्लूकोज बनेगा। तो इस टर्म को हम क्या कहें, तो इस टर्म को हम लोग बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाया। अब क्वेश्चन आता है, प्रोटीन से टूट के जो ग्लूकोज बना उसको ग्लूकोनियोजेनेसिस बोल रहे हैं? नहीं, लिपिड टूटा ग्लूकोज बना, प्रोटीन टूटा ग्लूकोज बना, ये दोनों नए सोर्स हैं ग्लूकोज के लिए। कार्बोहाइड्रेट पुराना सोर्स था, ग्लाइकोजन कार्बोहाइड्रेट है, तो उसको हम लोग ग्लाइकोजिनोलाइसिस कह रहे थे। जहां पर नए सोर्स से ग्लूकोज बन रहा है तो इसमें नियो वर्ड आता है, नियो का मतलब नया, तो इसको हम लोग बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस कौन करवाया? ग्लूकोनियोजेनेसिस कौन करवाया? तो ग्लूकागॉन ने करवाया। तो ये क्या क्या किया, जरा सुनना। ये पहला किया ग्लाइकोजिनोलाइसिस, बराबर, ग्लाइकोजिनोलाइसिस इन लीवर सेल एंड मसल सेल, ठीक है। दूसरा क्या किया इसने किया, ग्लूकोनियोजेनेसिस, नए सोर्स से ग्लूकोज बनाया, नए सोर्स से क्या बनाया? ग्लूकोज बनाया। तो यहां पर मैं लिखता हूं ग्लूकोनियोजेनेसिस। क्या यहां तक अगर आपको क्लियर हो गया तो मैं आगे बढ़ूं? ग्लूकोज नियोजेनेसिस का मतलब न्यू सोर्स से ग्लूकोज बनाना, ग्लाइकोजिनोलाइसिस का मतलब ग्लाइकोजन टूट के ग्लूकोज बनाना, और ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ाना। अगर ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ये बढ़ा रहा है ग्लूकागॉन, तो ग्लूकागॉन का दूसरा नाम मैं क्या रख दूंगा? इसको हम लोग कहेंगे हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन। इसको हम लोग क्या कहेंगे? हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन। ओके। इंसुलिन क्या कर रहा था? इंसुलिन करवाया स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज इनटू लीवर कॉमा मसल, ओके, कॉमा क्या? स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज इनटू लीवर, मसल एंड फैट, बराबर है, फैट सेल्स इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन इन द लीवर एंड मसल, बराबर, और एंड इन द फॉर्म ऑफ फैटी एसिड, ठीक। अच्छा, इसने ग्लूकोज का जो है लेवल डाउन किया है ऐसे ऐसे करके। तो ग्लूकोज का लेवल अगर इसने डाउन किया है तो इसका मतलब इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन। क्या कहेंगे? हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन। सो यहां पर एक नाम आएगा हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन। क्या यहां तक क्लियर हो गया? इसको हम लोग कहेंगे हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन। वेरी गुड, समझ में आ गया होगा आपको। अभी देखो, इससे रिलेटेड मैं डिसऑर्डर भी पढ़ाऊंगा कुछ देर के बाद पढ़ाऊंगा, लेकिन ये दोनों सेल को और कवर कर लूं, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूं। अब आते हैं डेल्टा सेल। डेल्टा सेल क्या प्रोड्यूस किया? डेल्टा सेल प्रोड्यूस किया सोमैटोस्टैटिन। सोमैटोस्टैटिन क्या करता है? सोमैटोस्टैटिन जो निकलता है यहां से, वो सोमैटोस्टैटिन जाएगा बीटा सेल के पास। ओके, कब जाएगा बीटा सेल के पास? जब ग्लूकोज का लेवल बहुत डाउन हो जाएगा, तब यहां से डेल्टा सेल से निकलेगा सोमैटोस्टैटिन जाके बीटा सेल से कहेगा, अरे भैया बस करो, ग्लूकोज कितना दे दोगे मसल को, ग्लूकोज कितना दे दोगे अपने लीवर को, कितना दे दोगे फैट को? अगर इतना ग्लूकोज दे दोगे तो 60% मतलब 60 मिलीग्राम से कम हो जाएगा ग्लूकोज। 60 मिलीग्राम से कम हो जाएगा जब ग्लूकोज, इसका मतलब होता है हाइपोग्लाइसीमिया होने वाला है, तो इंसान मर सकता है। तो सोमैटोस्टैटिन जो है इनहिबिट कर रहा है। सोमैटोस्टैटिन किसको इनहिबिट कर रहा है? सोमैटोस्टैटिन इनहिबिट द बीटा सेल टू प्रोड्यूस इंसुलिन। तो कम करवा देगा उसका इंसुलिन का प्रोडक्शन। इवन सपोज करते हैं ग्लूकागॉन जो है बहुत हाइपर एक्टिव हो चुका है, और वो क्या कर रहा है? वो ये कह रहा है कि मैं जो है अब जहां जहां भी ग्लूकोज होगा उन सारे ग्लूकोज को लेके आ जाऊंगा। सारे ग्लूकोज को लेके आना जब चालू कर देगा ये, तो ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बढ़ना चालू कर देगा। ग्लूकोज का लेवल बहुत बढ़ना जब चालू कर जाएगा तो हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा, और हाइपरग्लाइसीमिया होगा तो डायबिटीज हो जाएगा। तो फिर सोमैटोस्टैटिन निकल के आएगा यहां से, और सोमैटोस्टैटिन निकल के जाएगा आपकी बार अल्फा सेल के पास, और अल्फा सेल को कहेगा भैया बस करो, नहीं तो क्या होगा? ये बॉडी में डायबिटीज होने वाली है। क्या ये बात क्लियर होगी नहीं? तो सोमैटोस्टैटिन क्या किया? सोमैटोस्टैटिन इनहिबिट्स, क्या कह सकते हैं हम लोग इसको? इनहिबिट्स, ओके, सिक्रीशन
हाइपर सिक्रीशन ऑफ, यहाँ पे ऐसा लिखेंगे, इनहिबिट्स हाइपर सिक्रीशन ऑफ, एक मिनट रुक जाओ, इनहिबिट्स हाइपर सिक्रीशन ऑफ, हाइपर सिक्रीशन ऑफ क्या, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। समझ में आया आपको? यस। तो सोमैटोस्टैटिन का क्या रोल है, समझ में आ गया। विच इज प्रोड्यूस बाय डेल्टा सेल। नाउ आते हैं पीपी सेल, या फिर हम लोग आते हैं एफ सेल। तो ये जो पीपी सेल है वो पीपी हार्मोन भी निकालता है, उसका नाम है पॉलीपेप्टाइड हार्मोन। बस अब ये पॉलीपेप्टाइड जो हार्मोन है ये जाता है पैनक्रियाज के एसिनर ग्लैंड के पास, पैनक्रियाज के एसिनर ग्लैंड के पास, ठीक। अरे यार, एसिनर ग्लैंड, वहां पर जाके क्या करता है सर, तो वहां पर जाता है, वहां पर इनहिबिट करता है। किसको इनहिबिट करता है? एसिनर सेल्स को। एसिनर सेल क्या प्रोड्यूस करती थी? एसिनर सेल प्रोड्यूसेस कौन सा हार्मोन, हार्मोन नहीं सॉरी, एंजाइम्स, पैनक्रियाटिक एंजाइम। तो यहां पर लिखेगा, यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, इट इनहिबिट्स, एक मिनट, बस एक मिनट, हाँ, अरे यार, हाँ, इट इनहिबिट्स हाइपर सिक्रीशन ऑफ, या फिर सिक्रीशन ऑफ, हाइपर सिक्रीशन ऑफ एसिनर ग्लैंड, ओके, एंड कौन सा हार्मोन, पैनक्रियाटिक जूसेस, ठीक है। पैनक्रियाटिक जूसेस कहाँ से निकलते थे? यही एसिनर ग्लैंड से, पैनक्रियाटिक जूसेस, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। सबका फंक्शन खत्म हो गया, ठीक है। पैनक्रियाज से रिलेटेड अब डिसऑर्डर पढ़ते हैं। पैनक्रियाज के जो हार्मोन है उससे रिलेटेड हम लोग डिसऑर्डर पढ़ते हैं। तो यहां पर जरा देखो, अब हम लोग लिखेंगे यहां पर सबसे जो खतरनाक बीमारी होती है उसका नाम है डायबिटीज मेलाइटस। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे डायबिटीज मेलाइटस, डायबिटीज मेलाइटस। लेकिन अब जरा सुनना, एक होता है डायबिटीज इंसिपिडस। जो डायबिटीज इंसिपिडस होता है उसमें बहुत सारा यूरिन बाहर निकलता है, लेकिन उसमें ग्लूकोज बाहर नहीं जाता है। तो क्या होता है डायबिटीज मेलाइटस? तो ध्यान सुनना, मैं आपको बताता हूं। सपोज करते हैं ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया, किसी कारण की वजह से बढ़ा, इंसुलिन काम नहीं कर रहा है या फिर सेल रिजेक्ट कर दिए, दोनों में से कुछ एक तो होगा। तो मैं कह रहा हूं इंसुलिन जब मतलब इंसुलिन निकल ही नहीं रही है, और दूसरा जो सेल है वो रिजेक्ट कर दे रहे हैं, सारे सेल रिजेक्ट कर दे रहे हैं, तो इसके वजह से फिर क्या होगा, इंसुलिन जो ग्लूकोज का लेवल है वो ब्लड में बढ़ते गया। जब ग्लूकोज में ब्लड का लेवल हाई हो रहा है उस समय पर हमको डायबिटीज होना चालू होती है। अब क्वेश्चन आता है क्या हो रहा है उस समय पे? देखो, उस समय पे जब ग्लूकोज का लेवल हाई हो जाता है ना, तो खून गाढ़ा होने लगता है। क्योंकि जैसे अगर हम लोग बात करें, चाशनी बनाते हैं ना, जैसे चाशनी, वैसे ही चाशनी जैसे यहाँ पे बनना चालू हो जाता है खून। तो खून अगर चाशनी बन रहा है तो अब क्या होगा, गाढ़ा हो गया है, तो ग्रेविटी की वजह से जो पैर में जो खून जा रहे हैं, और इंसान अगर ज़्यादा चल नहीं रहा है तो वहाँ की जो काफ मसल है, जिसको हम लोग सेकंड हार्ट कहते हैं, वो सेकंड हार्ट काम नहीं करती वहाँ पर। जो सेकंड हार्ट जब काम नहीं करते तो इंसान अगर ऑफिस में लगातार बैठे रहे तो वहाँ की जो वेन्स हैं, वो वेन्स क्या बोलते हैं, खून को जो ऊपर भेज ही नहीं पा रही हैं, और खून को जब ऊपर भेज ही नहीं पा रही है तो पैर में ही खून इकट्ठा होते जा रहा है। तो ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम हो रही है, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा है, पैर सुस्ते जाएगा, पैर में प्रॉपर तरीके का क्या बोलते हैं, पैर में जो प्रॉपर तरीके का जो सर्कुलेशन नहीं होगा तो वहां पर उनकी जो नर्व्स है उनको ग्लूकोज नहीं मिलेगा। उनको जब ग्लूकोज नहीं मिलेगा तो वहां पे झंझनाहट आएगा, वहां पे सूजन आएगा, वहां पे जो सर्कुलेशन ना होने की वजह से वेस्ट मटेरियल बनते जाएगी, जॉइंट्स के अंदर यूरिक एसिड इकट्ठा होते जाएंगे, जॉइंट पेन होने लगेगा। तो डायबिटीज में ये सारी चीजें होने लगती है, पैर अकड़ने लगता है, और अपना झंझनाहट आती है, अपना क्या नाम और भी चीजें होती है, जब बताया ना, जॉइंट पेन। और अगर ये ग्लूकोज का लेवल बहुत हाई है तो ये आंखों के विट्रस ह्यूमर में चले जाता है। तो विट्रस ह्यूमर, एक्वास ह्यूमर, वहां पर अगर गया तो ग्लूकोज जो है वो विजन कैसा कर देगा, वो ब्लरी विजन कर देगा, दूर का हम देख ही नहीं पाएंगे, बहुत ज्यादा ब्लर विजन कर देगा। ये क्या बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और
डायबिटीज कैसी बीमारी है? आपको जानते ही हो कि डायबिटीज जो है लाइलाज बीमारी है। तो अगर लाइलाज बीमारी, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि इसमें ज्यादा कुछ होता भी नहीं है, ज्यादा पेन भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा है, तो लोग जो है डॉक्टर को ज्यादा दिखाने जाते भी नहीं है। तो बॉडी जो है बहुत लेट मालूम कर पाती है कि ये कुछ हुआ है हमको, तो उसको हम लोग बोलते हैं साइलेंट किलर। अब क्या सिम्टम्स आएंगे? सिम्टम्स देखो, क्या बार बार यूरिनेशन के लिए जाना पड़ेगा? क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में जब ग्लूकोज का लेवल हाई होएगा तो किडनी क्या करेगी? ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल हाई हुआ है उसको फिल्टर करके बाहर निकाल देगी। उसको जब फिल्टर करके बाहर निकाल देगी, यूरिन जो है, यूरिन के अंदर से ग्लूकोज जब बाहर जाने लगेगा तो हमको थकावट भी लगना चालू करेगी, क्योंकि ग्लूकोज ही खत्म हो जा रहा है। ग्लूकोज खत्म हो जा रहा है, बढ़ भी रहा है, खत्म हो जा रहा है, बढ़ भी रहा है, खत्म हो जा रहा है, जिसके वजह से यूरिन की वजह से यूरिनेशन जहां पर हम लोग करने जा रहे हैं वहां पर अगर आधे घंटे बाद देखें तो कुछ लोग कहते हैं चींटियां लग जाती है। पता नहीं कितनी बात है, कितनी बात सच है, कितनी नहीं, लेकिन ये लोग कहते तो है। तो मैं कह रहा हूं ये जो है, ये ऐसी बीमारी, इसको हम लोग मधुमेह कहते हैं। मधुमेह यानी मीठा है, समझ में आ रहा है? तो डायबिटीज में इतनी खतरनाक चीजें होती हैं, धीरे धीरे अपना ब्रेन डैमेज हो जाएगा, अपना ये पैर डैमेज हो जाएगा, पैरालिसिस हो जाने लगेगी, और ओबिसिटी बढ़ने लगेगी। ओबिसिटी बढ़ने की वजह से और डायबिटीज बढ़ेगी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से हार्ट अटैक के चांसेस आने लगते हैं। तो डायबिटीज इज अ साइलेंट किलर। ओके, क्यों होता है डायबिटीज? देखो, दो प्रकार के डायबिटीज हैं। एक डायबिटीज जेनेटिक है। कैसा जेनेटिक? मैं आपको बताता हूं। जैसे वो इंसुलिन पे डिपेंड करेगा कि इंसुलिन निकलेगा कि नहीं निकलेगा, ये बात पे डिपेंड करेगा। जैसे कहने का मतलब है, पेनक्रियास की जो सेल है, पेनक्रियास की जो सेल है, ये बीटा सेल्स, वो बीटा सेल्स जो है उनके अंदर जो जीन है, इंसुलिन निकालने वाला जो जीन है, क्योंकि इंसुलिन इज अ प्रोटीन एंड द प्रोटीन इज मेड बाय जीन, बराबर। तो वो जीन अगर डिसफंक्शनल हो जाए या काम करना बंद कर दे, या फिर हो सके कि मतलब उसके अंदर मतलब वो जेनेटिक डिसऑर्डर आ गया, कुछ तो हुआ जिसके वजह से इंसुलिन नहीं निकल रहे हैं। तो जब इंसुलिन ही निकल रहे हैं, तो इंसुलिन जब निकलेंगे नहीं तो फिर कैसे जाएंगे सेल्स के पास दरवाजा खटखटाने के लिए? दरवाजा खोलो, ग्लूकोज आया है, ग्लूकोज को एंट्री दो। ये सारी चीजें तो होने वाली है ही नहीं। जब ये सारी चीजें होने वाली है ही नहीं तो ग्लूकोज को एंट्री मिलेगी नहीं, ग्लूकोज का लेवल बढ़ते जाएगा। तो ये ऐसी डायबिटीज में तब आपको क्या करना चाहिए? आपके पास क्या चाह रहा है कि जहां पे जीन ही गड़बड़ है, तो बच्चों में भी ये देखा जा सकता है, क्योंकि जेनेटिक डिसऑर्डर तो बच्चों में भी हो सकता है। कभी भी जीन वो गड़बड़ हो जाए तब ऐसा हो सकता है। तो इंसुलिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है। इंसुलिन का प्रोडक्शन कम होने की वजह से ग्लूकोज का लेवल हाई हो जाता है और डायबिटीज मेलाइटस हो जाता है। फिर आपको क्या करना पड़ेगा? आपको डिपेंड होना पड़ेगा इंसुलिन पे। तो आपको इंसुलिन के इंजेक्शन मिलेंगे। इंसुलिन के इंजेक्शन पहले नॉर्मल कैटल हाउस से एंड स्लॉटर हाउस, जैसा क्या बोलते हैं, सुअर होते हैं, उनके अंदर से निकालते थे। उनके अंदर से निकाल के क्या बोलते हैं, उनके जो पेनक्रियाज है उनसे निकालते थे, एक्सट्रैक्ट करते थे और उसको बेचते थे। लेकिन कई लोगों में ये जो होता था, क्या करता था, मतलब एलर्जिक रिएक्शंस कॉज कर देता था, जिसकी वजह से लोग इसको लेना बंद कर दिया। फिर बायोटेक्नोलॉजी की मदद से आया। बायोटेक्नोलॉजी बैक्टीरिया से निकलवा रहे थे इंसुलिन, क्योंकि वही इंसुलिन वाला जीन उनके अंदर बैक्टीरिया में फिट करके फिर वो इंसुलिन निकालेंगे, यानी कहीं ना कहीं इंसुलिन चाहिए। तो ऐसा बीमारी जिसमें आपको बार बार इंसुलिन लेना पड़ रहा है, इंसुलिन के इंजेक्शन लगाने पड़ रहे हैं, तो ऐसे बीमारी को हम लोग क्या कहेंगे? इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज। इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। क्या यहां तक क्लियर हो गया? इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, यानी कि आपको इसमें क्या लेना पड़ रहा है एज अ ट्रीटमेंट के लिए? एज अ ट्रीटमेंट आपको क्या लेना पड़ रहा है? सीधा इंसुलिन हार्मोन का इंजेक्शन, इंसुलिन इंजेक्शन। ओके, इंसुलिन इंजेक्शन, अरे यार, इंसुलिन इंजेक्शन, ठीक। यहां तक क्लियर हो गया? दूसरा है, इसको हम लोग कहेंगे नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। अब क्वेश्चन आता है, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस का मतलब क्या? तो देखो क्या है कि जो कुछ सेल है रिजेक्ट करने लग रही हैं, इंसुलिन बहुत निकल रहा है, लेकिन ओबिसिटी बढ़ गई है। ओबिसिटी बढ़ने की वजह से बार बार जो है क्या बोलते हैं, सेल को रिजेक्शन, इंसुलिन को रिजेक्शन मिल रहा था। अब जो है इंसुलिन
कई बार जा रहा है तो इतना सारा रिजेक्शन बढ़ गया है कि बहुत सारी सेल्स रजिस्टिविटी शो कर रही हैं कि मैं जो है अब तुम्हारी बात नहीं मानूंगी। बात समझ में आया? ये इंसान आलसी है, ये इंसान मोटा बनते जा रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा कि मोटे इंसान के अंदर ऐसा ऐसा चीज होगा कि ग्लूकोज बहुत खा रहा है, इंसुलिन बहुत बार सेल को मनाने के लिए आ रही है, लेकिन इंसुलिन कितना भी आ जाए सेल्स रिजेक्ट कर दे रहे। इसको हम लोग बोलते हैं क्या नाम, अब इसमें सेल रिजेक्ट कर रहा है ना, तो इसमें बोलेंगे इंसुलिन रेजिस्टेंस डायबिटीज मेलाइटस। समझ में आया? तो इसमें सेल का जो सेंसिटिविटी टुवर्ड्स द इंसुलिन था वो कम हो गया। तो यहां पर एक चीज मैं लिखूंगा, डिक्रीजेस सेंसिटिविटी towards decreases sensitivity of cells towards इंसुलिन। ठीक, ऐसा हो गया। अगर ऐसा हो गया है तो बताओ मुझे अब क्या करना पड़ेगा? अब दवाई खाना पड़ेगा, क्योंकि तो ये इंसुलिन पे डिपेंड है ही नहीं, तो इंसुलिन तो नहीं खा के कुछ खत्म होने वाला है, इंसुलिन हार्मोन नहीं लेने से कुछ होगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमको एक दवाई आती है सीटाग्लिप्टिन 50 mg, और एक आता है मेटफॉर्मिन। तो सीटाग्लिप्टिन एंड मेटफॉर्मिन जो है दवाई है, और ये क्या बोलते हैं, इस डायबिटीज मेलाइटस को जो है थोड़ा सा ट्रीट करने की कोशिश करेगा। तो मैं यहाँ पर ट्रीटमेंट अगर मैं लिखूँ यहाँ पर ट्रीटमेंट, तो ट्रीटमेंट नहीं, जैसे कहने का मतलब है, हाँ वही कह लो, क्या नाम क्या मैंने बोला, सीटाग्लिप्टिन, बराबर, सीटाग्लिप्टिन एंड दूसरा क्या नाम बताया था मैंने, मेटफॉर्मिन, बराबर। ये दोनों दवा इस डायबिटीज में काम में आती है। अब जरा ध्यान सुना, ये जो चिल्ड्रन में हो रहा है और ये एडल्ट के बाद हो रहा है, और ये वाला जो है इसको हम लोग बोलते हैं टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस, टाइप 1, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। ओके, कब हो रहा है ये? चाइल्डहुड में। ये कब हो रहा है? आफ्टर एडल्ट। ठीक है, समझ में आ गया होगा? तो इस लेक्चर में इतना ही। कैसा लगा लेक्चर आप कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं अपने इसके ऊपर वाला कौन सा ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, फिर इसके बाद थायराइड ग्लैंड। ओके, तो अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताना।